रोली चारू का फ़ोन रिसीव करके स्पीकर पर डाल देती है। हेलो। हेलो भाभी। हाँ, बोलो चारू, कैसी हो? वो भाभी अचानक चारू के सुबकने की आवाज़ आने लगती है। रोली घबराकर, क्या हुआ चारू? चारू कुछ न बोलकर सिर्फ सुर्खियाँ लेती है। फ़ोन स्पीकर पर था तो अक्षत भी उसका रोना सुन लेता है। वह कुछ बोलता उससे पहले ही रोली उससे कहती है, कुछ बोलो तो चारू, क्या हुआ है? भाभी पता नहीं विकास जी को क्या हुआ है। 3 दिन हो गए मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं सैकड़ों दफ़ा फ़ोन कर चुकी, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहे। यह सुनकर अक्षत रोली के हाथ से फ़ोन ले लेता है। चारू रोते हुए आगे कहती है, भाभी वो बात नहीं कर रहे तो मुझे लग रहा है मेरा दम घुट जाएगा। भाभी मेरा दिल डूबा जा रहा है। अक्षत उसे चुप कराते हुए कहता है, रिलैक्स चारू, बच्चा तू रोना बंद कर पहले, मैं बात करता हूँ उससे। भैया। अक्षत की आवाज़ सुनकर चारू जोर से सिसकी भरती है। तू चिंता मत कर, मैं भी जाकर देखता हूँ। अक्षत फ़ोन रोली को थमाकर जल्दी से कार की चाबी उठाकर नीचे भागता है। रुकिए, आपको फीवर है, मैं भी आपके साथ आती हूँ। कहते हुए रोली भी उसके पीछे जाती है, पर वो इतनी जल्दी में था कि रोली के रोकते रोकते भी कार स्टार्ट कर विकास के घर के लिए निकल गया। कामनी जी अपने बेडरूम में जा ही रही थी कि डोरबेल बजती है। वह जाकर डोर खोलती हैं। अरे अक्षत, इस समय? हाँ आंटी, कुछ ज़रूरी काम था विकास से। अच्छा, वो अपने रूम में है। ठीक है आंटी। कहते हुए अक्षत विकास के रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। विकास अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। उसे देखते ही वह मोबाइल एक तरफ रख भौहें सिकोड़कर उसे देखता है। अक्षत उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, क्या कर रहा है ये तू? क्या कर रहा हूँ? अक्षत विकास की टी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए, चारू से बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों रुला रहा है उसे? विकास अपना कॉलर छुड़ाते हुए, साले, अपनी बहन को तकलीफ हुई तो दिल तड़प उठा, जबकि चारू तो तेरी सगी बहन भी नहीं। तू जो दूसरे की बहन के साथ कर रहा है उसका क्या? अक्षत उंगली दिखाते हुए, देख फालतू बकवास मत कर। अच्छा, मेरी बात फालतू बकवास लग रही है? मैंने तो सिर्फ 3 दिन फ़ोन पर बात नहीं की। तेरे फ़ोन में तो रोली भाभी का नंबर भी नहीं होगा। दिखा जरा अपना मोबाइल। मेरी और चारू की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मैंने बात नहीं की तो गलत हो गया? तेरी तो शादी हुए इतने दिन हो गए, आज तक एक शब्द प्यार का बोला है तूने उससे? परवाह की कभी कि उन्होंने कुछ खाया कि नहीं, वो खुश हैं या नहीं? चारू ने रोकर अपनी तकलीफ तुझसे कह दी। बेचारी भाभी के पास तो कोई है ही नहीं उनकी तकलीफ सुनने के लिए। किसी अपने का कंधा नहीं सिर रख कर रोने के लिए। अरे, तुम्हें तो उन्हें इतना प्यार देना चाहिए कि उन्हें कभी अपने मम्मी पापा और भाई की कमी ना महसूस हो। लेकिन तू क्या करता है? सिर्फ हर रूखा व्यवहार। चारू से मैंने 3 दिन इसलिए बात नहीं की ताकि तुझे एहसास दिला सकूं कि एक लड़की के लिए उसके हमसफ़र का प्यार कितना मायने रखता है। एक लड़की का दिल बहुत कोमल होता है। प्यार के 2 मीठे बोल सुनकर वो खुद को हमसफ़र पर न्यौछावर कर देती है। पर तेरे दिमाग पर तो अलग ही भूत सवार है। तू तो गर्दन हिलाते हुए, तू बस भाभी का इम्तिहान लिए जा रहा है। तू चारू की फिक्र मत कर, मेरी जान है वो। मैं ही जानता हूँ इन 3 दिनों में उससे बात ना करके मेरा दिल कितना तड़पा है। तेरे चक्कर में मैंने अपनी जान को रुला दिया। अपनी होने वाली बीवी की फिक्र मैं कर लूँगा। अक्षत को कमरे से बाहर की तरफ धकेलते हुए, तू जा अपनी बीवी की फिक्र कर, वो भी परेशान होगी तेरे लिए। मुझे चारू से बात करनी है। अक्षत विकास की बातें सुनकर चुपचाप बाहर आ गया। विकास ने कोई गलत बात तो नहीं की थी जिस पर वो सवाल उठाता। कार में बैठते ही उसने गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। अक्षत के जाते ही विकास गहरी सांस लेकर चारू को वीडियो कॉल लगाता है। चारू तो जैसे इंतजार में मोबाइल हाथ में लिए ही बैठी थी। उसने तुरंत ही कॉल रिसीव कर ली। चारू के वीडियो कॉल रिसीव करते ही मोबाइल की स्क्रीन पर उसे देखते ही विकास का दिल तड़प उठा। चारू की लाज से भरी खूबसूरत आंखें, शर्मीली मुस्कान के साथ सुर्ख होते गाल, जो हमेशा ही विकास का दिल चुरा लेते थे, आज उदासी से पीले पड़े हुए थे। खूबसूरत आंखों में पानी भरा हुआ था, जो विकास को देखते ही बह निकला। विकास ने एक पल को अपनी आंखें मूंद कर कहा, चारू प्लीज, रोना नहीं। चारू रुंधी आवाज में मुश्किल से बोल पाई, आपने इतने टाइम से मुझसे बात क्यों? पूरी बात किए बिना वो जोर से रो पड़ी।
विकास कान पकड़कर बोला, सॉरी यार, माफ़ कर दो, बहुत बिजी था किसी ज़रूरी काम में, एक मैसेज तो छोड़ सकते थे। चारू ने आंसू पोंछते हुए कहा, टाइम नहीं मिल पाया, बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा। चारू ने आंखें पोंछकर विकास की आंखों में देखना चाहा, पर कमबख्त आंसू फिर वह निकले। देखो, तुम अभी चुप नहीं हुई ना, तो अभी के अभी आगरा के लिए निकल पड़ूंगा। विकास की यह बात सुन चारू जबरन खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। अच्छा बताओ, तुमने क्या क्या शॉपिंग कर ली? विकास ने इसके बाद बातों का रुख शॉपिंग की तरफ मोड़ दिया, जिससे चारू नॉर्मल हो जाए। इधर अग्रवाल विला में रोली अक्षत के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लगभग 1 घंटा बीत चुका था, अक्षत अभी तक नहीं लौटा था। वह बेचैन सी गार्डन में यहाँ वहाँ घूम रही थी। अंकित ने अपने रूम की विंडो से उसे इतनी रात में अकेले गार्डन में देखा तो नीचे आकर रोली से पूछा, व्हाट हैपन भाभी? देखो ना अंकित, अक्षत जी विकास भैया के घर गए थे और अभी तक नहीं लौटे। 1 घंटा होने को आया। अंकित बहुएं सिकोड़ते हुए, इस समय उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं। रोली उसे चारू के फोन के बारे में बताती है। अंकित उसकी बात सुनकर कहता है, डोंट वरी, भाई को फोन कर लेते हैं। अंकित अक्षत के मोबाइल पर फोन लगाता है, लेकिन अक्षत फोन नहीं उठाता। वो 3-4 बार और ट्राई करता है, पर रिंग जाती रहती है। भाई नहीं उठा रहे, चलो अभी विकास भैया को करता हूँ, कहकर अंकित विकास को फोन लगा देता है। विकास अभी चारू से बात कर रहा था। अंकित की कॉल देखकर चारू से कहता है, चारू मैं तुमसे कल बात करता हूँ, किसी का फोन आ रहा है। अंकित की कॉल रिसीव करके, हाँ बोल अंकित। भैया, भाई उधर ही हैं, विकास चिंतित होते हुए। नहीं तो उसे जाकर काफ़ी देर हो गई, अभी घर नहीं पहुंचा क्या? नहीं भैया। ओके, चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। विकास अपनी कार लेकर अक्षत को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अंकित भी अक्षत को फिर से फ़ोन ट्राई करता है, पर फ़ोन रिसीव ही नहीं होता, तो वह भी अपनी कार लेकर उसे देखने निकल जाता है। रोली भी साथ चलने को कहती है, पर वह उसे घर पर ही इंतजार करने को कहता है कि शायद अक्षत लौट आए। घर पर सब लोग सो चुके थे। अंकित विकास के घर के रास्ते पर कुछ दूर ही पहुंचा था कि रोड की एक साइड अक्षत की कार खड़ी दिखाई दी। वह अपनी कार अक्षत की कार के पीछे पार कर अक्षत के पास पहुंचा। अंदर का नज़ारा देखकर उसने दोनों हाथ सिर पर रखकर आंखें बंद कर लीं और मुंह से गहरी सांस छोड़ी। अब तक विकास भी वहां पहुंच गया था। अक्षत की हालत देखकर वह भी अपना एक हाथ अपने माथे पर हल्के से मारते हुए खींचकर बोला, ओ गॉड, क्या करूं इसका? अक्षत पीछे की सीट पर विस्की की बोतल मुंह से लगाए अधलेटा पड़ा था। 2 बोतल उसके पास और रखी थी और 3 बोतल आगे की पैसेंजर सीट पर रखी थी। अंकित ने अक्षर के हाथ से बोतल छीनकर बाहर फेंक दी। अक्षत नशे में चिल्लाया, कौन है बे? मेरी बोतल फेंक दी। फिर दूसरी बोतल देखते हुए, चल कोई बात नहीं, अभी और बाकी है। वो दोनों बोतल में से कोई बोतल लेता, उससे पहले ही विकास ने वो बोतल उठाकर डिक्की में डाल दी। फिर अंकित को अपनी कार की चाबी देते हुए कहा, अंकित तू मेरी कार ले जा, चल मैं इसे लेकर आता हूँ। वो लोग घर पहुंचे तो रोली बाहर गार्डन में ही इंतजार कर रही थी। विकास ने अक्षत को गाड़ी से बाहर निकाला और हाथ पकड़कर खींचते हुए सीधे उसके बेडरूम में ले गया। रोली और अंकित भी उसके पीछे पीछे आ गए। अंकित अक्षत को घूरते हुए गर्दन दाएं बाएं हिलाकर बोला, अगर ये मेरे बड़े भाई नहीं होते ना, तो एक लगाता कनपटी पर। विकास उसकी बात काटते हुए बोला, तू नहीं लगा सकता, मैं तो लगा सकता हूँ। कहते कहते उसने एक घूंसा अक्षत के कंधे पर जोर से जड़ दिया। फिर उसने बेड साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई और खोलकर अक्षत के ऊपर फेंकने ही लगा था कि रोली अक्षत के आगे आ गई। नहीं भैया, हट जाइए भाभी सामने से, मुझे इसका नशा उतारना है। इनको फीवर है भैया 3 दिन से, भीगने से दोबारा तबीयत खराब हो जाएगी। फिर गुस्से और क्षोभ से अक्षत को देखते हुए, इनका नशा तो मैं उतारूंगी अब। मुझे बात करनी है इनसे, आप लोग जाइए भैया, बहुत रात हो चुकी है, आंटी बिना मतलब ही परेशान होंगी। फिर अंकित से कहती है, अंकित तुम भी अपने कमरे में जाओ। विकास और अंकित रोली की बात मानकर नाराजगी से अक्षत की ओर देखते हुए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोली दरवाजा अंदर से लॉक करके अक्षत के सामने आकर गुस्से से भरे स्वर में बोलती है, क्या है ये सब? आप जानते भी हैं आप क्या कर रहे हैं?
खुद को नुकसान पहुंचाकर क्या मिलेगा आपको? आपके अपनों को कितना दुख होगा, समझ में नहीं आता क्या? अक्षत ने ड्रिंक इतनी ज़्यादा भी नहीं की थी कि ज़्यादा नशा चढ़ा होता। इतना सब होने के बाद जितना भी नशा था वो उतर चुका था। रोली के इस तरह डांटने पर वह उसका गुस्सा शांत करने के लिए बोलता है, रोली शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना क्या बुरा हो गया आपके साथ। ऐसा क्या खो दिया आपने जो आप ऐसे बिहेव कर रहे हो? खोना क्या होता है वो अंशु और बंसु से पूछिए, मुझसे पूछिए। इतनी कम उम्र में माँ बाप खोए हमने। मैंने तो छोटा भाई भी खो दिया। कहते हुए रोली की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। 1 मिनट को वो चुप हुई, फिर अपनी हथेली से अपने आंसुओं को पोंछकर आगे बोली, आपके हिसाब से तो हम तीनों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बजाय शराब की बोतलें लेकर बैठ जाना चाहिए, है ना? आपकी ऐसी हालत पापा और माँ देखेंगे तो सहन कर पाएंगे क्या कि उनका बेटा एक लड़की के लिए देवदास बना फिर रहा है? पापा भी अभी अभी अपना छोटा भाई खोकर चुके हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो वो बात अधूरी छोड़कर रोली अपने मोबाइल में ब्रजेश जी के 3 दिन पहले हुए मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट खोलकर मोबाइल अक्षत के हाथ में पकड़ा देती है। पढ़ लीजिए, पापा का बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सभी बढ़े हुए हैं। अक्षत के आगे हाथ जोड़कर नाराजगी भरे लहजे में कहती है, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करिएगा कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़े। अक्षत हैरानगी से एक नज़र उसे देखता है, फिर ब्रजेश जी की रिपोर्ट पढ़ने लगता है। वो तो पिछले दिनों में ही इस कदर उलझा हुआ था कि उसे पता ही नहीं था उसके आसपास क्या घट रहा है। रोली सोफे पर जाकर लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। अगली सुबह सब नाश्ते के लिए टेबल पर आ गए थे। अक्षत भी आज काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था, तो वह भी ऑफिस के लिए रेडी होकर आ गया था। नाश्ते में आज पूरी छोले बने थे। ममता और सावित्री देवी के लिए दलिया और ओट्स बने थे, जो रोली ने थोड़े ज़्यादा बनवा लिए थे। ब्रजेश जी की प्लेट में उसने दलिया और ओट्स सर्व करते हुए कहा, पापा आपको ऑयली खाना अवॉइड करना है अब, और अपनी मेडिसिन भी रेगुलर लेनी है। फिर ममता की तरफ मुंह करके, माँ आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आप मासूमियत से मुंह बनाकर आगे बोलती है, बताइए जरा, मैं नन्ही सी जान क्या क्या देखूंगी, आपके पति का ख्याल रखूं कि आपके बेटे का। कहते कहते अक्षत की प्लेट में से पूरी छोले उठाकर वापस कैसरोल में पलट दिए, जो उसने मीरा से रखवा लिए थे और अक्षत के बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। रोली की हरकत पर अक्षत के चेहरे पर एकदम से गुस्सा उभर आया। बाकी सब भी देखने लगे कि अब अक्षत रोली पर बरसेगा, लेकिन रोली ने पूरी छोले हटाने के साथ ही ओट्स और दलिया उसकी प्लेट में सर्व कर दिए। अक्षत कुछ कहता उससे पहले ही वह बोली, आप 2-4 दिन यही खाइए, अभी ऑयली खाना आपके लिए ठीक नहीं है। रात में कई बार खांसी उठी थी आपको। पता नहीं विकास के लेक्चर का या रोली की रात की कही गई बातों का असर था, या भी खुद के लिए दिखाई देती उसकी परवाह थी कि अक्षत ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और दलिया खाने लगा, जो उसे बिल्कुल नापसंद था। अक्षत को शांति से दलिया खाते देख दादी और ममता ने एक दूसरे को देख मुस्कुरा दी। सब नाश्ता कर ही रहे थे कि शेखर मिठाई का डिब्बा लेकर आ गया। फिर दादी, ब्रजेश जी और ममता के पैर छूकर बोला, अंकल आंटी, मम्मा ने मिठाई भिजवाई है। किस बात की है मिठाई भाई? वो तो आप मम्मा से ही पूछ लीजिएगा, थोड़ा शर्माने की एक्टिंग करते हुए शेखर ने जवाब दिया। अब भले ही बिंदास बॉय हो, पर शादी के मैटर में तो बड़ों के सामने थोड़ी बहुत शर्माने की एक्टिंग करनी पड़ ही जाती है। ब्रजेश जी शेखर से मिठाई लाने की वजह पूछ ही रहे थे कि तभी विकास आ गया। रात हुई घटना के बाद वह ऑफिस जाने से पहले अक्षत की हालचाल लेने आ गया था। शेखर के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखकर वह बोला, किस बात की मिठाई खाई जा रही है भाई? भाई पापा इससे पूछ रहे हैं, अक्षत ने विकास से कहा। शेखर थोड़ा भाव खाते हुए, घर वालों ने मुझे भी तुम दोनों की राह पर धकेल दिया, मेरी भी शादी फिक्स हो गई। ब्रजेश जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अंकित, अनीस और वंश, अरे वाह, हम दो दो शादियों के मजे लेंगे। विकास हर्ष मिश्रित आश्चर्य से, सच में? अक्षत हैरान होकर, पर अचानक, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। शेखर अक्षत को आंखें सिकोड़ते हुए घूर कर, क्यों, तुम दोनों की भी तो अचानक ही हुई ना? रोली शेखर की बात काटते हुए,
पर भैया लड़की कौन है? शेखर रोली की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, आपकी ही बेस्ट फ्रेंड है। रोली एकदम से चौंक कर, मतलब रितु से? मतलब आपने उसे पटा लिया? शेखर माथे पर सिलवटें डालते हुए, कहाँ भाभी, वो तो मेरे दादू और उसके नाना जी ने कुंडलियों के मैच मिलाकर फिक्स कर दी। मैंने तो ओके कर दिया, पर वो मैडम मेरे पास आई थी कल, ये कहने कि मैं इस शादी के लिए मना कर दूं। अक्षत ने पूछा, जब वो तैयार नहीं है तो फिर कैसे? शेखर अपना कॉलर उचका कर, अरे ऐसे कैसे मना कर दूं? शेखर मिश्रा हूं मैं, मुझे भी पंगे लेने में मजा आता है, और उसके साथ तो खास तौर से। रोली भौहें उचकाकर, भैया मैं उसे फोन करके पूछती हूँ उससे, मुंह बनाकर, उसने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। करिए भाभी, मैं भी उससे बात कर लूंगा, फोन स्पीकर पर रखिएगा। रोली शरारत से मुस्कुराते हुए, भैया उसमें रिस्क है, आप नहीं जानते वो कुछ उल्टा पुल्टा बोल बैठी तो। भाभी आप फोन लगाइए तो। भैया एक बार फिर सोच लीजिए। शेखर नहीं मानता है। रोली रितिका को फोन लगाती है और स्पीकर पर कर देती है। हेलो, बोल रोली। रोली तुनकते हुए, क्या बोलूं? तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा कि तेरी शादी तय हो गई, तो इसमें खुशी की बात है क्या, जो मैं लाउड स्पीकर लेकर गाना गाऊं? हाँ, ले, इसमें खुशी की बात नहीं है क्या? शेखर भैया कितने अच्छे हैं, उनके जैसा गुड लुकिंग और केयरिंग कौन मिलेगा तुझे? ओहो, रहने दे रहने दे, वो नमूना है एक नंबर का। आंखें देखी हैं उसकी, एकदम मेढक जैसी, कैसे ताड़ता है गोल गोल आंखों से। और शक्ल कैसी है, बिल्कुल चिंपैंजी की तरह हंसता है। शेखर जैसे हैंडसम और ड्रेसिंग बंदे की रितिका ने घनघोर बेइज्जती कर दी थी। रितिका आगे उसकी तारीफ में और कसीदे पढ़ती। रोली ने झट से फोन काट दिया। सभी लोग रितिका की बात सुनकर अजीब नजरों से शेखर को देखने लगे और हंसी रोकने की भरकस कोशिश करने लगे। पर अंकित और अनीस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और ठाका मारकर हंस पड़े। उनके हंसते ही सभी की हंसी छूट गई। शेखर का मुंह देखने लायक था। रोली अपनी हंसी जबरदस्ती रोककर शेखर से कहती है, भैया मैंने आपको पहले ही मना किया था, वो कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलती है। अंकित विकास के हाथ पर ताली देते हुए बोला, भैया इसे कहते हैं सॉलिड इंसल्ट। विकास हंसते हुए शेखर की ओर इशारा करते हुए बोला, पंगा इसने लिया, मजे हम लेंगे। सब हंस रहे थे। इस बीच रोली की नज़र अक्षत पर जा टिकी। जब से शादी हुई थी तब से उसने उसे आज पहली बार खुलकर हंसते हुए देखा था। हंसते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही कशिश थी। वह उसकी उस मोहिनी सूरत में खो गई और अनायासी मुस्कुरा उठी। अक्षत की नज़र उससे मिली, तब भी उसने नजरें नहीं हटाई, मानो नजरों से कहना चाह रही हो कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। उसके ऐसे देखने से अक्षत ही असहज हो उठा और गंभीर चेहरा बनाकर उठते हुए बोला, चलो आज ऑफिस नहीं चलना क्या? शेखर को तो भागने का बहाना ही चाहिए था। विकास भी उठ गया। वो निकलते उससे पहले रोली ने कहा, सुनिए शाम को जल्दी आइएगा, अभी ज़्यादा देर काम करने से एग्जर्शन होगा। रोली ने यह बात कह तो दी, पर उसी पल उसके दिमाग में यह बात आ गई कि अब अक्षत चिल्लाएगा, मुझे मुझे कंट्रोल मत करो। रोली की बात सुनकर अक्षत ने तीखी निगाहों से रोली की ओर देखा। रोली तुरंत ही ब्रजेश जी की तरफ मुंह करके बोली, है ना पापा, अभी अभी इनकी तबीयत खराब होकर चुकी है, घर पर रेस्ट करेंगे तो ठीक रहेगा ना? हाँ अक्षत, रोली ठीक कह रही है, शाम को जल्दी घर आकर रेस्ट करना, वैसे भी आज सैटरडे है, अब पापा की बात तो माननी पड़ती है। ओके पापा, आ जाऊंगा, कहकर हमारे एरोगेंट अग्रवाल ऑफिस के लिए निकल गए। 3 दिन की छुट्टी के बाद काफ़ी काम पेंडिंग हो चुका था। अक्षत ने काफ़ी कुछ निपटाने की कोशिश की, पर शाम होते होते थकान होने लगी थी, तो देर से घर जाने वाला आज जल्दी ही घर के लिए लौट लिया। सभी बाहर लॉन में थे। अनीस और वंश बैडमिंटन खेल रहे थे। रोली दादी और ममता के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। अक्षत कार से उतरा तो दादी ने आवाज़ दे दी। अक्षत उनके पास आकर एक चेयर ममता की व्हील चेयर के पास खिसकाकर बैठ गया। कैसी तबीयत है बेटा? ममता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। ठीक हूँ मम, बस थोड़ी थकान है, थोड़ा आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगी। आपके लिए पानी लाती हूँ। रोली उठकर पानी लेने जाने लगी। नहीं रहने दो, मैं रूम में जा रहा हूँ फ्रेश होने, कहकर अक्षत उठकर चल दिया। ममता ने रोली से कहा, जा तू भी जा बेटा, उसे कुछ ज़रूरत हो। ठीक है माँ। सासू माँ का कहना मानकर रोली भी अक्षत के पीछे चल दी। अक्षत फ्रेश होकर आया तो रोली ने पूछा, कुछ ले आऊँ आपके लिए, चाय कॉफ़ी या हल्दी का दूध? दूध?
अक्षत व्यंग से तिरछा मुस्कुराया, फिर भावहीन चेहरा करके बोला, मीरा के हाथ कॉफ़ी भिजवा देना। रोली हल्के से बड़बड़ा उठी, अदरक की चाय या हल्दी का दूध ले लेते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? उल्टा खांसी जल्दी सही होगी। रोली की बड़बड़ाहट अक्षत के कानों में पड़ गई थी, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर पता नहीं क्यों एक मुस्कान सी आ गई। वो छिपाते हुए वह बोला, तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ज़्यादा ही टिपिकल पत्नी वाला नहीं होता जा रहा क्या? रोली बिना उसकी बात का जवाब दिए मुंह बनाते हुए रूम के बाहर आ गई। उसने नीचे जाकर मीरा के हाथ कॉफ़ी भिजवा दी। रात को डिनर के बाद सब हॉल में ही बैठ गए थे। अगले दिन संडे था, तो किसी को सुबह उठने की जल्दी नहीं थी। अनीस गिटार सीख रहा था, तो वह सबको गिटार पर धुन बजाकर सुनाने लगा। तभी ब्रजेश जी बोले, कितना रिलैक्स लग रहा है घर में अब, सब साथ में है तो। अक्षत की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, आज पूरा दिन बहुत हैक्टिक था ऑफिस में। पापा, आपके सिर में मसाज कर देती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, कहकर रोली नारियल तेल ले आई और ब्रजेश जी के सिर में मसाज करने लगी। ब्रजेश जी आंखें बंद करके बोले, जादू है बेटा तेरे हाथों में, बहुत आराम लग रहा है। उन्हें देख अंकित बोला, भाभी मेरे सिर में भी कर दो मसाज, मैंने भी आज ऑफिस में बहुत सिर खपाया है। रोली ममता की ओर देखकर बोली, तुम माँ से करवाओ, इसके दो फायदे होंगे, माँ की उंगलियों की भी मसाज और एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं तब तक सबके लिए बादाम मिल्क बनाकर लाती हूँ। रोली जैसे ही किचन में गई, ब्रजेश जी भावुक होते हुए बोले, बेटी का सुख क्या होता है ये अब जाना। ममता की तरफ देखते हुए, तुम हमेशा अफसोस करती थी ना ममता, भगवान ने हमें बेटी नहीं दी, लेकिन देखा ऐसा नहीं था, भगवान ने हमारे लिए उससे भी अच्छा सोच रखा था। हमें बहू के रूप में ऐसी बेटी दी है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। बेटी को तो फिर भी विदा करना पड़ता है। ममता जी ब्रजेश जी की बात सुनकर भावुक हो उठी। सही कह रहे हो आप, रोली के आने से घर में रौनक आ गई है। उसकी पायलों की आवाज़, उसकी चूड़ियों की खनक और उसकी खिलखिलाहट घर में गूंजती है तो बहुत ही पॉजिटिविटी का एहसास होता है। किस्मत वाले हैं हम कि वो हमारे घर की लक्ष्मी बनकर आई है। एक बार ठीक हो जाऊं, फिर देखना कितने लाड से रखूंगी उसे। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी कि उसे कभी भूल कर भी मायके की याद ना आए। अंकित आंखें बड़ी करके ममता को देखते हुए, मतलब मॉम बेटों की कोई वैल्यू ही नहीं है? हाँ भैया, आजकल सब लिखते हैं मेरी बेटी मेरा अभिमान, बड़ी मॉम लिखेंगी मेरी बहू मेरा अभिमान। कोई बेटों के लिए क्यों नहीं लिखता, मेरा बेटा मेरा अभिमान। अनीस की बात सुनकर सब हंस पड़े। अक्षत की नज़रें तो अपने मोबाइल में थीं, पर वो खामोशी से सबकी बातें सुन रहा था। रोली सबके लिए बादाम मिल्क बनाकर ले आई थी। सबको देकर बाद में एक गिलास ब्रजेश जी को पकड़ाकर बोली, पापा ये आपका बिना शुगर वाला मिल्क। ब्रजेश जी गिलास पकड़ते हुए बोले, ये तो नाइंसाफ़ी है बेटा, मुझे बिना टेस्ट वाला दूध पीना पड़ रहा है। कोई बात नहीं पापा, आपको आदत हो जाएगी तो यही आपको अच्छा लगेगा। मुझे तो नॉर्मली भी बिना शुगर का दूध अच्छा लगता है, रोली ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। ट्रे खाली देख सावित्री देवी बोली, बेटा तेरा और अक्षत का गिलास कहाँ है? अक्षत की तरफ तिरछी नज़र से देखते हुए, दादी इनसे शाम को पूछा था, इन्होंने बहुत सड़ा मुंह बनाकर मना कर दिया। मुझे लगा इन्हें नहीं पसंद तो इनके लिए नहीं बनाया। अंकित अपना गिलास रोली को देने लगता है। कोई बात नहीं भाभी, मेरे में से आधा भाई को दे दीजिए। अनीस भी अपना गिलास लेकर आ गया, मेरे में से भी ले लेना। दादी बंस की तरफ देखकर बोली, लक्ष्मण और भरत तो आ गए, अब शत्रुघ्न की बारी। बंस टेढ़ी आंखें करके दादी की तरफ देखते हुए बोला, नो दादी सोचिए भी मत, मेरा स्पेशल बादाम मिल्क बनाया है भाभी ने, चॉकलेट और चौकोज वाला, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बंस की बात सुनकर सभी हंस पड़े। अक्षत बंस के पास खिसकते हुए उसकी मासूमियत से भरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, कोई नहीं ले रहा तुझसे, तू अपना मिल्क फिनिश कर। अंकित और अनीस को देखकर, तुम दोनों भी पियो पूरा। इतने में रोली एक कान पकड़कर दादी से बोली, सॉरी दादी, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, मैंने इनके लिए भी बनाया था, अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए रोली किचन की तरफ जाने लगी। अक्षत भी तेजी से उसके पीछे आ गया। रहने दो, मुझे नहीं पीना, देखिए छोटा सा मजाक था। उसकी बात पूरी सुने बिना अक्षत फिर बोला, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं चाहिए बस। क्यों? फिर रोली तंज कसते हुए बहुत धीमे से बोली, ताकि अक्षत के अलावा कोई ना सुन सके। ओह अच्छा, आपको तो शराब पीनी होगी, है ना?
अक्षत सीरियस चेहरा बनाकर, यस यू आर राइट, कार में विस्की की बोतल अभी भी रखी है। असल में तो रोली धीरे धीरे से अक्षत के दिल में अपनी जगह बनाने लगी थी और अब अक्षत को उसे उलझने में मजा आ रहा था। अक्षत की बात सुनकर रोली ने आंखें फाड़कर उसे देखा और फुर्ती से हॉल के एंट्रेंस में लगी की होल्डर से अक्षत की कार की चाबी ली और फुर्ती से ही बाहर निकल गई। अक्षत भी भौहें सिकोड़ते हुए उत्सुकता से उसके पीछे बाहर आ गया। रोली ने बाहर आकर कार की डिक्की खोलकर गार्ड को आवाज दी, दामोदर भैया इधर आइए। दामोदर भागते हुए वहां आता है। जी मैडम, ये सारी बॉटल्स लेकर जाइए और अभी के अभी किसी कचरे के डब्बे में नहीं, कचरे के डब्बे में नहीं, किसी नाली या नाले में फेंक कर आइए कि किसी के हाथ ना लगे, समझे। अक्षत रोली की बात पर मुस्कुरा दिया। रोली को उम्मीद थी कि वो गुस्सा करेगा, पर उसे मुस्कुराते देख उसने आश्चर्य में आकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो। अक्षत बहुत ठंडे स्वर में बोला, तुम क्या सोचती हो, मैं और लाकर नहीं पी सकता। अक्षत की बात सुनकर रोली को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उफ कहते हुए गहरी सांस छोड़कर और पैर पटककर वो अक्षत का हाथ पकड़कर खींचती हुई अंदर ले गई और किचन में जाकर बादाम मिल्क गिलास में कर अक्षत के हाथ में पकड़ा दिया। पीजिए इसे अभी, फिर उंगली उसकी तरफ पॉइंट करके, और खबरदार जो आगे से शराब पी या घर भी लाए, महादेव की कसम मैं भी आपके साथ पीना शुरू कर दूंगी। पहले वाली बात होती तो शायद अक्षत बिल्कुल बर्दाश्त न करता रोली का इस तरह बोलना, लेकिन आज उसका गुस्सा करना और अपने ऊपर हक जमाना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। रोली की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए ही उसने बादाम मिल्क पी लिया और रोली के बिल्कुल नजदीक जाकर उसके पीछे किचन स्लैब पर ग्लास रखकर हल्के से रोली के कान में बोला, बहुत टेस्टी है, बादाम मिल्क भी और तुम्हारा गुस्सा भी। अक्षत की नज़दीकी अपने कान के नीचे गर्दन पर उसकी गर्म सांसों के एहसास और उसके कहने के अंदाज ने सहसा ही रोली की धड़कनों में हलचल मचा दी। पसीने की बूंदें माथे पर उभर आईं। वो किचन स्लैब से टिककर खड़ी थी, वरना पीछे की तरफ लड़खड़ा जाती। तभी अक्षत उससे दूर हुआ और गहरी नजरों से उसकी आंखों में देखने लगा। रोली ने तुरंत ही नजरें झुकाते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अक्षत उसे देख मुस्कुरा दिया और मुस्कुराते हुए ही किचन से चला गया। उसके जाते ही रोली गहरी सांस लेकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए, क्या था ये, 1 मिनट तक अपनी धड़कनों को कंट्रोल करके फिर गर्दन हिलाकर अपने लिए दूध लेने लगती है। अगले दिन संडे था। अनीस और बंस के लिए कपड़े लेने थे। अक्षत उन्हें लेकर मॉल जा रहा था तो दादी ने रोली को भी उनके साथ भेज दिया। अनीस अक्षत के साथ कार में फ्रंट सीट पर बैठ गया था और रोली बंस को लेकर बैक सीट पर। बंस और रोली मोबाइल में कोई कार्टून देख रहे थे। बीच बीच में दोनों खिलखिलाने लग जाते। अक्षत ड्राइव कर रहा था पर उसकी नज़र मिरर से बीच बीच में रोली पर जाकर ठहर जाती। उसकी खिलखिलाहट से अक्षत को अपने दिल में एक सुकून का एहसास हो रहा था। मन में विचार आने लगे, ये मुझे क्या हो रहा है, इसे खुश देखकर मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है मुझे। तभी अनीस की आवाज़ ने उसके विचारों को विराम लगा दिया। भैया माल आ गया। अक्षत ने कार पार्किंग में लगा दी। माल में एंट्री करने के साथ ही किसी की नज़र उनको फॉलो कर रही थी। चारों ने पहले अनीस और बंस के लिए कपड़े सिलेक्ट किए। इस बीच में अनीस और बंस को भूख लगाई थी तो चारों फूड प्लाजा में जाकर बैठ गए। खाना होने के बाद अक्षत को अपने और अनीस बंस के लिए इनर बियर लेने थे तो उसने रोली से कहा, तुम थोड़ी देर यहीं बैठो या लेडीज सेक्शन में अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लो, तब तक हम लोग इनर बियर लेकर आते हैं। ओके, मैं यहीं वेट करती हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना है, आप लोग जाइए, कहकर रोली वहीं बैठकर मोबाइल में लग गई। उन तीनों को जाकर कुछ ही समय हुआ था तभी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, एक सख्त मर्दानी आवाज़ रोली के कानों में पड़ी। उसने सिर उठाकर देखा तो उस शख्स ने अपना आईडी कार्ड उसके सामने रख दिया। रोली कार्ड देखकर पढ़ते हुए, एसीपी परेश सिंह। जी कहिए। परेश सिंह बेतकल्लुफ़ी से रोली के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। रोली ने हैरान होकर पूछा, मैं भला आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। मिस्टर अक्षत अग्रवाल आपके पति हैं। जी, बस आपको उन्हें मनाना है। किस लिए। एसीपी परेश सिंह एक लड़की की फ़ोटो निकालकर रोली के सामने रखता है। कौन है ये। तान्या। तान्या नाम सुनकर रोली चौंक जाती है और असमंजस में एसीपी को देखने लगती है। आपके पति की गर्लफ्रेंड थी है।
रोली ने पहली बार तान्या की फोटो देखी थी। बेहद खूबसूरत तीखे नए नक्श वाली मॉड लड़की थी वो। कोई भी उसको देखते ही फिदा हो जाता। एसीपी परेश सिंह आगे बोला, ये लड़की एक बहुत बड़े इंटरनेशनल गैंग हूर की इम्पोर्टेंट मेंबर है। इस गैंग का काम अमीर जातों को हनी ट्रैप में फंसाकर पैसा हटना या फिर दुश्मन देश हम जैसे पुलिस वालों को फंसाकर महत्वपूर्ण जानकारियां निकालने के लिए इन्हें हायर करते हैं। इस लड़की ने पहले पैसों के लिए आपके पति को फंसाया, फिर गैंग के लीडर ने हमारे डिपार्टमेंट की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इसे मेरे पीछे लगा दिया था। मुझे इसके बारे में शुरू से ही पता चल गया था। मेरे पास से इसे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया। उल्टा मुझे ही कुछ बातें पता चल गईं, लेकिन अब इसके गैंग लीडर को शक होने लगा है, तो वह इसे शायद जल्दी ही लंदन बुला ले। मैं चाहता हूँ यह कुछ दिन और इंडिया रुक जाए, ताकि हम इसके जरिए गैंग का भंडाफोड़ करके सबको गिरफ्तार कर सकें। उसे इंडिया में रोके रखने के लिए हमें मिस्टर अग्रवाल की मदद की ज़रूरत है। आपने उनसे बात की? रोली की ऐसी पीछे बात चल ही रही थी कि अक्षत ने दूर से ही उन दोनों को बात करते देखा। उसने कार की चाबी अनीस को पकड़ाते हुए कहा, तुम लोग कार में जाकर बैठो, मैं रोली को लेकर आता हूँ। तेज कदमों से चलते हुए वह एसीपी के जवाब देने से पहले रोली के पास आ गया। एक नज़र रोली पर डालकर फिर एसीपी की तरफ मुंह करके बोला, हेलो मिस्टर सिंह। एसीपी अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, हेलो मिस्टर अग्रवाल। अक्षत एसीपी से हैंडशेक तो कर लेता है, पर रूखे स्वर में कहता है, प्लीज मिस्टर सिंह, स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली। और तुरंत ही रोली का हाथ पकड़कर बोला, चलो रोली। रोली कभी अक्षत को तो कभी एसीपी का चेहरा देख रही थी, पर अक्षत बिना उसकी ओर देखे लगभग खींचते हुए ही कार तक ले गया। रोली उसकी मना स्थिति समझ रही थी, तो वह भी बिना कुछ प्रश्न किए कार में बैठ गई। अक्षत ने जल्दी से कार स्टार्ट कर घर के रास्ते पर ले ली। अनीस और वंश फूड प्लाजा के खाने का कुछ डिस्कशन कर रहे थे। रोली उनकी बात तो सुन रही थी, पर उसका पूरा ध्यान अक्षत पर था। वहां लाते समय जो सुकून अक्षत के दिल में और चेहरे पर झलक रहा था, वह अब कहीं खो चुका था। घर पहुंचकर अनीस और वंश शॉपिंग का सामान दिखाने ब्रजेश जी के कमरे में चले गए और अक्षत सीधा अपने कमरे में। रोली ने किचन में जाकर जल्दी से 2 कॉफ़ी बनाई और केतली में लेकर मीरा को सारा काम निपटाने के लिए बोलकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर देखा तो अक्षत वहां नहीं था। बालकनी का दरवाजा खुला था। रोली बालकनी में निकल गई। अक्षत बालकनी की रेलिंग से सटकर खड़ा था और नीचे स्विमिंग पूल के स्थिर पानी को खाली आंखों से ताक रहा था। शायद आज वह अपनी इस स्थिति से निकलने को शराब का सहारा लेता, पर उस दिन रोली की कही हुई बातें दिल पर असर छोड़ गई थी। रोली उसके पास ही आ गई और हिचकते हुए बोली, कॉफ़ी पियेंगे? अक्षत ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन उसकी बात सुनकर भी रोली वहीं खड़ी रही। कुछ समय तक जब वो वहां से नहीं गई, तो अक्षत ने चिढ़कर उसके कंधे से पकड़कर तेजी से बोला, जाती क्यों नहीं यहाँ से? क्यों मुझे मजबूर करती हो कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ? रोली उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे हर्ट करने से आपकी तकलीफ दूर होती है तो कर दीजिए हर्ट। क्यों? तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है मेरी तकलीफ से? क्योंकि प्यार करने लगी हूँ आपसे। नहीं देख सकती आपको तकलीफ में। आपको ऐसे देखकर मुझे भी तकलीफ होती है। रोली के अचानक इस तरह किए कन्फेंस से अक्षत एकदम से हैरत में आ गया और हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगा। रोली ने अपनी नज़रें झुका लीं। लगभग 1 मिनट के बाद उसने अपनी नज़रें उठाई और हिम्मत करते हुए बोली, मैं आपको हक कर सकती हूँ क्या? अक्षत अभी भी हैरत में था कि क्या जवाब दे, और रोली उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसके गले में दोनों बाहें डालकर उससे लिपट गई। स्त्री सुलभ लज्जा के चलते उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन इस समय उसे सिर्फ यही फिक्र थी कि कैसे अक्षत की तकलीफ दूर करे। रोली की इस हरकत पर पहले तो अक्षत स्तब्ध रह गया, पर कुछ मिनटों के बाद इस प्यार और अपनत्व भरे आलिंगन की गर्मी से वह पिघल उठा और उसने भी अपनी दोनों बाहें रोली के गिर्द लपेट दी। दैहिक अनुभूतियों से परे यह आलिंगन आत्मिक सुकून से परिपूर्ण था। कुछ देर दोनों ऐसे ही लिपटे खड़े रहे। फिर अक्षत ने अपनी बाहों का घेरा खोलते हुए हल्के से कहा, अंदर चलें? रोली उससे अलग होकर सिर हिलाकर सकुचाई हुई सी कमरे की तरफ चल दी। अक्षत भी उसके साथ ही आ गया। रोली ने 2 कप में कॉफ़ी लेकर एक कप अक्षत को पकड़ा दिया। अक्षत ने एक नज़र रोली पर डाल
चुपचाप कप ले लिया। सोफे पर बैठ कॉफी पीते हुए दोनों खामोश थे, पर शायद एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे थे। कॉफी खत्म होते होते रोली ने ही खामोशी तोड़ी। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। उसके हाव भाव से अक्षत को समझ आ रहा था कि जैसे बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ रही हो रोली को उससे बात करने के लिए। उसे यह भी समझ आ रहा था कि वो किस विषय में बात करने वाली है। हालांकि वो इस विषय पर किसी से बात नहीं करना चाहता था, फिर भी रोली से बोला, हाँ कहो। वो एसीपी क्या कह रहे थे? अक्षर झटके से सोफे पर खड़ा हुआ और रूखी आवाज में बोला, तुम दूर रहो इस सब से, अंडरस्टैंड? रोली भी उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आपसे जुड़ी बात है तो कैसे दूर रहूं? अक्षत रोली को अपने सामने से हटाते हुए, मैं फिर कह रहा हूँ इन सब में मत पड़ो। एसीपी को आपकी हेल्प चाहिए, कर दीजिए ना। अक्षत कस के आंखें बीचता है, फिर दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर बेड पर जाकर बैठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं करनी मुझे किसी की हेल्प, शकल भी नहीं देखनी मुझे उस लड़की की, उसका नाम भी नहीं लेना चाहता मैं अपनी जुबान से। नफरत हो गई है मुझे उससे। अक्षत की तड़प देख रोली भी बेड के पास आकर खड़ी हो गई और उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अक्षत ने अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर उसके पेट में अपना चेहरा छिपाकर उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी। अक्षत की सरकत से रोली के शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। कुछ मिनटों तक ऐसे रहने के बाद जब अक्षत थोड़ा रिलैक्स हुआ तो रोली से अलग होकर उसने एक गहरी सांस ली। फिर रोली का हाथ पकड़कर अपने सामने बिठा लिया और उसका हाथ पकड़े हुए ही बोला, पता नहीं क्यों प्यार कर बैठा मैं उसे, जबकि घर वालों और दोस्तों को किसी को भी वो पसंद नहीं थी। क्यों नहीं समझ पाया कि वो एक क्रिमिनल है। दिल नहीं, भरोसा तोड़ दिया उसने मेरा। बिजनेस में ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हुआ था मैं अक्षत अग्रवाल। एक हाथ अपने सिरे पर हल्के से टैप करते हुए, सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, देखते ही भाप जाता था। फिर कैसे एक लड़की मुझे बेवकूफ़ बना गई। क्यों नहीं मुझे महसूस हुआ कि वो मेरा यूज़ कर रही है। मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया उसने। बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है मुझे उससे। जानती हो वो एसीपी कह रहा है कि मैं उससे प्यार का नाटक करके कुछ दिन उसे अपने घर में रहने दूं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मेरे अंदर एक आग भड़क रही है। अगर वो मेरी नज़रों के सामने आई तो मैं गुस्से में उसके साथ क्या कर बैठूंगा मुझे भी नहीं पता। अक्षत की बात सुनकर रोली उसे समझाते हुए बोली, आप सिर्फ अपने लिए मत सोचिए कि उसने आपको धोखा दिया। आपसे तो वो बस पैसा ऐड थी। वो तो देशद्रोही है जो एसीपी को भी हनी ट्रैप में फंसाकर देश की जानकारियां दुश्मन तक पहुंचाती। उसने गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ऐसे ही जाने देंगे क्या उसे? उसकी वजह से पुलिस अगर उसके पूरे गैंग को पकड़ लेती है तो इस तरह की लड़कियां और लोगों को हनी ट्रैप में नहीं फंसा पाएंगी। मुझे तो लगता है कि तान्या के कारण पूरा गैंग पकड़ में आ रहा है, तो उसको पुलिस की मदद करनी चाहिए। तान्या को पर्सनली न लेकर इस तरह के क्राइम के खिलाफ एक्शन लेने में पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। अक्षत रोली की बातों को शांत होकर सुन रहा था, पर चेहरे पर परेशानी के भाव बने हुए थे। अब हमारी हीरोइन तो ठहरी खुशमिजाज स्वभाव की, माहौल बोझिल हो रहा था, तो उसे हल्का करने के लिए उसने अक्षत की आंखों में देखते हुए कहा, वैसे चलिए जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और कहते हुए शरारत से मुस्कुरा दी। अक्षत भुआं सिकोड़ते हुए हैरानी से उसे देखने लगा। वाट? रोली ने शर्माते और मुस्कुराते हुए ही अपनी निगाहें झुकाकर कहा, और नहीं तो क्या, इस वजह से आप मुझे मिल गए। रोली की आवाज़ सुनकर अक्षत के हाथों की पकड़ उसके हाथों पर अनायास ही कस गई। रोली अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अक्षत ने नहीं छोड़ा तो रोली ने अपने नाखून उसके हाथों में चुभा दिए। उफ! कहते हुए अक्षत ने उसके हाथ छोड़ दिए। रोली खिलखिलाते हुए तेजी से वहां से बाथरूम की तरफ भागी। यू देखना, मैं खुद ही तुम्हारे नाखून काटूंगा। रोली खिलखिलाते हुए ही बोली, पहले उस चुड़ैल को ले आइए, उसका मुंह नोच लूं, फिर काट दीजिएगा। उसकी आवाज सुनकर अक्षत भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आने से रोक नहीं पाया। रोली की बातों को सुनकर अक्षत अगले दिन इसी हुआ पो में रहा कि एसीपी की बात माने या ना माने, लेकिन फिर वह प्रैक्टिकल होते हुए एक निष्कर्ष पर जा पहुंचा और शाम होते होते उसने एसीपी को फ़ोन लगा दिया। हेलो मिस्टर सिंह, क्या हम मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिस्टर अग्रवाल, मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था। थैंक गॉड, मैं थोड़ी देर में आपके ऑफिस पहुंचता हूँ। थोड़ी देर बाद ही परेश सिंह अक्षत के ऑफिस पहुंच गया।
काफ़ी देर दोनों की बातचीत हुई। तान्या जिस होटल में रुकी हुई थी, उसका एड्रेस उसने अक्षत को दिया और चलते हुए बोला, ऑल दी बेस्ट मिस्टर अग्रवाल। आप आज ही तान्या को अप्रोच करिए ताकि उसे अपने घर ले जा सकें। इससे हूर के चीफ को ये विश्वास हो जाएगा कि अभी तान्या खतरे में नहीं है, तो वह अभी जल्दी उसे लंदन बुलाने का प्रोग्राम स्थगित कर देगा और हमें उसके जरिए गैंग के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने का टाइम मिल जाएगा। एक मुंह चढ़ाते हुए गहरी मुस्कान के साथ, उसने जो खेल आपके साथ खेला, अब आपकी बारी। वो खेल आपको उसके साथ खेलना है। अक्षर से हैंडशेक करते हुए, ओके देन बी अलर्ट, हमारी टीम आपको फॉलो करेगी। अक्षत ने भी उसे एक गहरी मुस्कान दी और दोनों एक दूसरे को थम्स अप किया और ऑफिस से निकल गए। अक्षत ने ड्राइवर शमशेर से कार की चाबी ली और तान्या के होटल के लिए चल पड़ा। तान्या डिनर करके होटल के स्विमिंग पूल के बाजू में बने गार्डन एरिया में कुछ परेशान सी वॉक कर रही थी। परेश सिंह के आदमी ने अक्षत को होटल में एंटर होते ही इसकी इंफॉर्मेशन दे दी। अक्षत सीधे वहीं जा पहुंचा। तान्या उसे वहां देख पहले तो चौंकी, फिर तुरंत आकर अक्षत के गले लग गई। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। मैंने भी। पर तुम कब आई इंडिया? मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। कितना फ़ोन किया मैंने तुम्हें, तुम्हारा फ़ोन भी हर बार बंद आ रहा था। रिलैक्स बाबा, इतने सारे सवाल, सब बताती हूँ। मैं 2 दिन पहले ही इंडिया पहुँची हूँ। मेरा फ़ोन गिरकर टूट गया था, सिम कार्ड भी डैमेज हो गया था, इसलिए फ़ोन बंद आ रहा था। तुम्हारा नंबर भी उसी में सेव था, इसलिए फ़ोन भी नहीं कर पाई। कल ही तुम्हारे ऑफिस आने वाली थी। अक्षत को सब समझ आ रहा था कि वो कहानी गढ़ रही है। फिर भी सब जानते हुए भी खामोश रहना था और प्यार की एक्टिंग भी करनी थी। वैसे तुम यहाँ कैसे? एक बिजनेस डील के लिए आया था, घर लौट ही रहा था कि तुम्हारी झलक दिखाई दे गई। लेकिन तुम यहाँ कैसे? और होटल में क्यों रुकी हो? डैड ने इंडिया की प्रॉपर्टी सेल कर दी है और पूरी तरह लंदन सेटल हो गए हैं, इसलिए मुझे होटल में रुकना पड़ा। लेकिन मैं तुम्हें होटल में नहीं रहने दूंगा। चलो सामान पैक करो और घर चलो। लेकिन घर पर कैसे? तुम्हारे घर वाले? कैसे घर वाले यार? ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। मैं तो तुम्हारा इंतजार करना चाहता था। जानती हो, मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर तुम आ गई हो तो उस मुसीबत से पीछा छुड़ाऊंगा और तुम्हें खुद से दूर कहीं जाने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं एक बार डैड से बात कर लूँ, फिर चलती हूँ। तान्या एक साइड जाकर अपने चीफ को फ़ोन करती है। चीफ उसे तुरंत ही अक्षत के साथ जाने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे अभी एसीपी परेश सिंह से तान्या को दूर करके उसका पीछा छुड़वाना था, जबकि उसने खुद ही तान्या को परेश सिंह को फंसाने के लिए उसके पीछे लगाया था। अब परेश सिंह से उसे खतरा लग रहा था। चीफ से बात होने के बाद तान्या अक्षत के पास आकर कहती है, डैडी ने ओके कर दिया है, मैं सामान लेकर होटल से चेकआउट कर देती हूँ। ओके, मैं वेट करता हूँ। थोड़ी देर में तान्या ने होटल से चेकआउट कर दिया और अक्षत के साथ चल दी। अग्रवाल विला में सभी लोग डिनर कर रहे थे। रोली उसके इंतजार में रुकी हुई थी। अचानक अक्षत तान्या की ट्रॉली बैग लिए घर में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे तान्या भी थी। सभी की नजरें उनकी तरफ उठ गईं, लेकिन अक्षत बिना किसी की तरफ देखे मीरा को आवाज़ देता हुआ गेस्ट रूम में चला गया। मीरा, गेस्ट रूम में आओ, जल्दी। मीरा रोली के साथ खाना सर्व करवा रही थी। रोली ने मीरा को आंखों से जाने का इशारा किया। रोली के इशारे पर मीरा गेस्ट रूम में चली गई। तान्या को अक्षत के साथ घर में आते देख ममता और ब्रजेश जी का दिमाग गुस्से से खराब उठा। हालांकि अच्छा तो किसी को भी नहीं लगा था। ब्रजेश जी ने तो जैसे तैसे एक दो निवाले और खाए, पर ममता ने तो अपनी प्लेट ऐसे ही छोड़ दी। रोली ने कहा, आप लोग नाराज मत होइए, खाना तो अच्छे से खाइए ना। ब्रजेश जी बोले, नहीं बेटा, अब खाने की इच्छा ही खत्म हो गई। अक्षत से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वह उस लड़की को घर में ले आएगा। ममता ने रोली को अपने पास बुलाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, मैं अपने बेटे की तरफ से तुझसे शर्मिंदा हूँ। तू खाना खा ले, अक्षत का इंतजार करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। रोली इस विषय में पहले से जानती थी, तो उन्हें समझाते हुए बोली, माँ, आप लोग उसके आने से परेशान क्यों हो रहे हैं? अक्षत जी ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी। वो जल्दी ही आपको बता देंगे। लेकिन वो लोग शौक में थे, तो उन्हें रोली की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। ब्रजेश जी ने फ्रस्ट्रेशन में सिर हिलाया
और ममता को लेकर अपने कमरे में चले गए। उधर गेस्ट रूम में अक्षत ने मीरा से कहा, देखो मीरा, मैडम का पूरा ध्यान रखना। जो कुछ भी इन्हें चाहिए तुरंत लाकर देना। कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी? जी भैया जी। मीरा हाँ में सिर हिलाती है। अक्षत फिर तान्या से कहता है, आज से इस घर में अपना भी अधिकार समझो। कोई भी ज़रूरत हो मीरा को कहना। मैं फ्रेश होकर डिनर कर लेता हूँ। कल सुबह मिलते हैं फिर। ओके, गुड नाइट। कहते हुए तान्या उसे हक कर लेती है। खुद को छुड़ाकर गुड नाइट कहकर अक्षत अपने रूम में चला जाता है और तान्या मीरा को कॉफ़ी लाने भेज देती है। मीरा किचन में आकर सारी बातें अक्षत की मिमिक्री करके रोली को बताती है। पता है भाभी, भैया ने मुझसे उसका सारा काम करने को बोला है। बोले, देखो मीरा, मैडम का पूरा ध्यान रखना। जो कुछ भी इन्हें चाहिए तुरंत लाकर देना। कोई लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी? मुंह बनाते हुए और उस छिपकली से बोले, आज से इस घर में अपना भी अधिकार समझो। कोई भी जरूरत हो मीरा को कहना। अक्षत की मिमिक्री सुनकर रोली को हंसी आ गई। आप हंस रही हो भाभी? उन दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। रोली एकदम से चुप होते हुए, अच्छा अच्छा, अब तू बहुत बोल ली। चल ये सब्जी गरम कर, अक्षत जी खाने के लिए आ रहे होंगे। रोली जानती थी कि अक्षत को प्यार का नाटक करना है। अब उसके दिल में तान्या के लिए सिर्फ नफरत है। पर वो एक पत्नी भी थी, तो अपने पति को किसी और लड़की के गले लगने की बात कैसे पसंद आ सकती थी, जबकि वह लड़की उसकी प्रेम कर रही हो। एक इनसिक्योरिटी का एहसास उसके मन में आ गया। अनमनी सी वो अक्षत को खाने के लिए बुलाने चल दी। अक्षत चेंज करके बाथरूम से बाहर निकला ही था कि रोली कमरे में आ गई। उसका बुझा बुझा चेहरा देखकर अक्षत ने उसके नजदीक आते हुए पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना यहीं खाएंगे या नीचे? मुंह फेरते हुए रोली ने कहा। रोली के एक्सप्रेशन देखकर अक्षत उसका चेहरा अपनी ओर करके बोला, खाना बाद में, पहले ये बताओ क्या हुआ है? बुरा लग रहा है? तुम्हारे कहने पर ही तो तान्या को यहाँ लाया हूँ, पुलिस की हेल्प के लिए। रोली अपनी इनसिक्योरिटी दिल में न रख पाई और बोल पड़ी, हाँ तो आपको उसके साथ प्यार की एक्टिंग ही तो करनी है। वो तो दूर रहकर भी हो सकती है। गले लगने की क्या जरूरत है? रोली की बात सुनते ही अक्षत ने एक भौं चढ़ाकर उसे 2 पल देखा, फिर जोर से हंस पड़ा और हंसते हंसते ही बोला, अच्छा तुम्हारी उस चमची मीरा, नहीं नहीं, मंत्रा ने भयंकर आग भड़काई है। रोली चिढ़ गई, मीरा को मंत्रा क्यों कह रहे हैं? उसने सच ही तो कहा है, झूठ थोड़ी। अक्षत हंसना बंद कर मुस्कुराने लगा और अगले ही पल रोली की कमर में एक बार डालकर अपने नजदीक खींच लिया। फिर दूसरे हाथ की उंगली उसके चेहरे पर घुमाते हुए बोला, वैसे कुछ भी कहो, तुम्हारे चेहरे पर ये जो जलन दिख रही है ना, इसमें तुम बड़ी क्यूट लग रही हो। फिर रोली के कान की तरफ झुककर हल्के से, और इस क्यूटनेस पर मुझे बहुत प्यार आ रहा है। अक्षत के अचानक लिए इस मूव से और कशिश भरी आवाज में कही गई बात सुनकर रोली एकदम से जम गई। कुछ पलों के लिए तो उसका दिमाग ही ब्लैंक हो गया। अक्षत सीधा हुआ तो रोली ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत नजर आ रही थी। रोली ने अपनी पलकें झुका ली और अपने दोनों हाथों से, जो अक्षत के खींचने पर उसके सीने पर आ गए थे, ताकत लगाकर खुद को दूर करने की कोशिश करने लगी। अक्षत उसके चेहरे पर आई हुई सुर्खी निहारने में लगा था। खुद को छुड़ाने में रोली का बस नहीं चला, तो वह अपने दोनों हाथ अक्षत के सीने से हटाकर अपने पीछे कर कमर को टाइटली पकड़े अक्षत के हाथों को हटाने की कोशिश करने लगी। अक्षत का दिल उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर खुद को छुड़ाने की उसकी जद्दोजहद देखकर अक्षत ने मुस्कुराते हुए अपनी पकड़ ढीली कर दी। रोली को मौका मिला और खुद को छुड़ाकर वह तेजी से नीचे किचन की तरफ दौड़ पड़ी। किचन में जाकर अपने सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से सांस लेने लगी। उसे ऐसे देख मीरा बोली, क्या हुआ भाभी, कोई भूत भूत तो नहीं देख लिया? नहीं, तू पानी दे मुझे। मीरा ने उसे एक गिलास में पानी दिया। पानी पीकर गहरी सांस लेते हुए रोली मनी मन बड़बड़ाई, उफ, जान अटक गई थी मेरी तो। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद उसे ब्रजेश जी और ममता का ध्यान हो आया। अच्छा सुन मीरा, मैं माँ पापा के लिए कुछ खाने को ले जाती हूँ, तू अक्षत जी को खाना परोस देना। इतने में अक्षत उसके पीछे पीछे किचन तक आ गया था। रोली की बात सुनकर बोला, क्यों, उन्होंने खाना नहीं खाया अभी तक? नहीं, वो तान्या को देखकर अपसेट हो गए थे, तो थोड़ा सा खाकर ही उठ गए। आप एक बार बात कर लीजिए उनसे। ठीक है, तुम उनका और हम दोनों का खाना भी उनके रूम में लेकर आओ। अक्षत ब्रजेश जी के रूम में चला जाता है।
पीछे से रोली भी खाना लेकर आ जाती है। ब्रजेश जी अक्षत को देखते ही भड़क उठते हैं। क्यों लाया है तू उस लड़की को घर में? शादी हो चुकी है अब तेरी। अक्षत ब्रजेश जी का हाथ पकड़कर बोलता है, प्लीज पापा रिलैक्स हो जाइए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। सब बताता हूँ आपको। तभी ममता आंखों में पानी भरकर बोली, मैंने तो सोचा था कि वो अब सपनी हमारी जिंदगी से निकल गई, लेकिन नहीं, वो तो फिर लौट आई। उसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। अक्षत और ब्रजेश जी दोनों हैरान होकर आंखों में सवाल लिए ममता को देखने लगते हैं। अक्षत ममता के पास आकर बेड पर बैठकर बोला, क्या कह रही हैं मॉम? ममता उसे देख आगे बोली, हाँ, उस दिन तान्या के लिए तेरी और तेरे पापा की कहासुनी हो गई थी, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। चांस की बात थी कि उस दिन मैं और संध्या को सामान लाने मॉल गए थे। वहाँ मुझे थर्ड फ्लोर पर बने फूड कोर्ट में तान्या जाती दिखाई दी। मुझे लगा उससे बात करनी चाहिए। मैं उसके पीछे आई तो वो वहाँ किसी आदमी से, शायद उसका बॉस था, बात कर रही थी। मुझे अक्षत का नाम सुनाई पड़ा तो मैं फूड कोर्ट के बाहर की तरफ ही खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगी। फ्लैशबैक। तान्या का बॉस। बोलो तान्या, अक्षत अग्रवाल के केस में क्या प्रोग्रेस है? तान्या, सर वो तो मेरे प्यार में पागल हो चुका है, पर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि प्रेमिका के पीछे पैसे लुटा दे। बस, ओह पक्का बनिया है वो। फिर ऐसा करो, तुम अगले प्लान पर वर्क करो। शादी करो उससे। कुछ समय साथ रहकर डाइवोर्स लेने का प्लान करो, जिससे एलिमनी के तौर पर एक मोटी रकम और प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा हासिल कर सको। तान्या, सर लेकिन उसका बाप उसे मेरे साथ शादी करने में अड़ंगा लगा रहा है, और वो अपने माँ बाप की रजामंदी के बिना शादी नहीं करेगा। बस ठीक है, तुम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाओ। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है वो। एक बार शादी हो गई तो हमें उससे करोड़ों का फायदा होगा। उसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। तान्या, ओके सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। फ्लैशबैक एंड। फिर उन दोनों की आवाज़ आनी बंद हो गई। मैंने 2-4 मिनट इंतजार किया, फिर आवाज़ नहीं आई तो मैं उन्हें देखने अंदर घुसी। तब तक वो दोनों वहाँ से उठ चुके थे। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो दोनों सीढ़ियों की तरफ जाते दिखाई दिए। मैं उनके पीछे भागी, लेकिन वो लोग तो निकल गए, और पीछे भागते भागते सीढ़ियों पर मेरा पैर मेरी साड़ी में अटक गया और मैं फिसलकर नीचे आ गिरी। फिर तो मुझे हॉस्पिटल में ही होश आया, पर मेरी आवाज़ जा चुकी थी और मैं हाथ पैरों से लाचार हो चुकी थी। तान्या की असलियत मैं किसी को बता नहीं पाई। जब मेरी आवाज़ लौटी तब तक रोली से तेरी शादी हो गई। मुझे लगा अब तान्या तेरी जिंदगी से दूर चली गई। फिर उस अपशकुनी का नाम जुबान पर लाने का मन नहीं किया, इसलिए मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। ममता की बातें सुनकर ब्रजेश जी तो शॉक्ड थे, और अक्षत गुस्से में भर उठा था। किसी तरह खुद को कंट्रोल कर वह दोनों की तरफ देखकर बोला, मॉम मैं सब कुछ जान चुका हूँ और इसलिए उसे इस घर में लाया हूँ, ताकि पुलिस उसके खिलाफ सबूत जुटा सके। फिर वह ब्रजेश जी और ममता को एसीपी परेश सिंह से हुई बातें बता देता है। ममता बोली, बेटा वो क्रिमिनल है, तू उसे घर में ले आया, कहीं वो किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। ब्रजेश जी ने भी ममता की बात से सहमत होते हुए कहा, हाँ बेटा, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा हमें। अक्षय दोनों को समझाते हुए बोला, मम वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बस हमें यह ध्यान रखना है कि उसे यह पता ना चल पाए हम उसके बारे में सब जान गए हैं। हमारी हीरोइन मॉल को ज़्यादा देर सीरियस रहने दे, ऐसा पॉसिबल है भला? तेज जी और ममता की प्लेट टेबल से उठाते हुए रोली चुड़ैल शब्द पर जोर देते हुए बोली, अब उस चुड़ैल के खिलाफ प्लानिंग आप लोग बाद में कर लीजिएगा। पहले खाना खा लीजिएगा, सब ठंडा हो जाएगा। फिर चुड़ैल को बुलवाकर गर्म करवाना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगी, हाँ? रोली ने जैसे ही ये कहा, तीनों के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। अक्षत बेड साइड टेबल से न्यूज़पेपर उठाकर बेड पर बिछाते हुए रोली से बोला, एक काम करो रोली, खाना यहीं बेड पर लगा दो। फिर ममता के साइड में बैठकर बोला, बहुत दिनों से आपके हाथ से नहीं खाया है मॉम। बचपन में जैसे आप मुझे और अंकित को अपने हाथ से खिलाती थी, वैसे ही खिलाइए ना। ममता उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दी। रोली ने सबकी प्लेट बेड पर बिछे न्यूज़पेपर पर रख दी और खुद भी ममता के पैरों की तरफ पालथी मारकर बैठ गई। ममता एक निवाला अक्षत को खिलाने के बाद अगला निवाला लेकर रोली की तरफ देखकर बोली, क्यों तू उधर इतनी दूर क्यों बैठी है? तुझे मेरे हाथ से खाना नहीं खाना क्या?
रोली ने नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा और फिर तुरंत ही ममता के पास खिसक आई। खाना है ना माँ? ममता ने रोली को भी एक निवाला खिला दिया। रोली ने भी एक निवाला ममता को खिला दिया। इसी तरह खाना खत्म होते होते रोली की बड़ी बड़ी आंखों से दो आंसू ढलकर गालों पर आ गिरे और मुंह पर हाथ रखने के बावजूद सिसकी की आवाज़ निकल गई। बिरजेश जी, ममता और अक्षत हैरान होकर उसे देखने लगे। रोली ने बैठे बैठे ही ममता की आंख में मुंह छिपा लिया और सिसक सिसक कर रो पड़ी। ममता ने उसकी पीठ सहलाकर पूछा, क्या हुआ बच्चा? रोली ने जल्दी से खुद को कंट्रोल किया और ममता से अलग होकर अपनी हथेलियों से आंसू पोंछकर बोली, सॉरी माँ, आज आपके हाथों से खाना खाकर मुझे मम्मा की याद आ गई थी। मम्मा भी मुझे और नमन को ऐसे ही खिलाती थी। रोली की आंखें फिर से छलक पड़ी थीं। नहीं बच्चा, रोते नहीं, मैं भी तो तेरी मम्मा ही हूँ। रोली के आंसू पोंछते हुए ममता ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी ब्रजेश जी की आवाज़ आई, तुम दोनों सास बहू रोना धोना करो, तब तक मैं ये खीर खा लेता हूँ। कहते उन्होंने अक्षत की प्लेट से खीर की कटोरी उठा ली। अग्रवाल साहब, पापा। ममता और रोली दोनों ब्रजेश जी की तरफ देखते हुए उन पर एक साथ चिल्ला पड़ी। ब्रजेश जी बेचारगी से उन्हें देखने लगे। इतने में अक्षत ने उनके हाथ से कटोरी वापस लेकर खुद खाना शुरू कर दिया। ममता और रोली ये देखकर मुस्कुरा दी। तभी अक्षत ने चम्मच में खीर लेकर रोली के मुंह के आगे कर दी। रोली एकदम से सकपका गई। अक्षत तो आज उसे झटके पर झटके दिए जा रहा था। रोली की झिझकती नजर ब्रजेश जी और ममता की ओर गई। ब्रजेश जी तो मुस्कुराते उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गए। ममता ने आंखों से ही रोली को खाने का इशारा किया। रोली ने उस चम्मच की खीर तो खा ली, फिर तुरंत ही उठकर बर्तन समेटकर जाने लगी, लेकिन अक्षत ने उसे हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया और चम्मच में खीर लेकर फिर से उसके मुंह की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अभी कहाँ जा रही हो? फिनिश इट। सबका ख्याल रखती हो, पूरे दिन गिलहरी की तरह घर में भागती रहती हो, उसके लिए तुम्हें ताकत चाहिए ना, सो टेक गुड डाइट। रोली ने अपने लिए पहली बार अक्षत की ये केयरिंग साइड देखी थी। उसने निगाहें नीची करके चुपचाप मुंह खोल दिया। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, होने लगा तुमसे प्यार। आहिस्ता से इस दिल में जगने लगे अरमान बेसुमार। सुकून दे दूं तेरे हक का तुझे समेट कर अपनी बाहों में, शायद मैं भी पा जाऊंगा वो सुकून तेरी पनाहों में। रोली ने निगाहें नीचे किए हुए ही पूरी खीर अक्षत के हाथों से खा ली। खीर खत्म होने के बाद अक्षत उसे देखकर मुस्कुराता हुआ कमरे से चला गया। उसके जाते ही रोली जैसे ख्वाब से जागी। ममता को अपनी ओर देखते पाकर उसने शर्माकर ममता की गोदी में मुंह छुपा लिया। अगले दिन सुबह 5:30 बजे थे कि अक्षत के रूम पर दस्तक हुई। साथ ही तान्या की आवाज़ आई, अक्षत डार्लिंग, ओपन द डोर। अक्षत के डोर खोलते ही तान्या अंदर आ गई। रोली सोफे पर सोई हुई थी। तान्या को देखकर शायद बहुत ही दिली खुशी हुई। आहटों से रोली की आंखें भी खुल गईं। वो जैसे ही उठी, उसे दिखाते हुए तान्या बड़े अधिकार से अक्षत के गले लग गई। गुड मॉर्निंग हनी, मॉर्निंग वॉक को चलें? अक्षत ने एक नज़र रोली पर डाल उसे खुद से दूर करते हुए बोला, ओके तुम चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कम फास्ट, आई एम वेटिंग आउटसाइड, कहकर तान्या चली गई। उसके जाते रोली बुरा सा मुंह बनाकर हल्के से बड़बड़ाई, चुड़ैल। रोली के एक्सप्रेशन देख अक्षत मुस्कुराते हुए उसके पास आया और दोनों हाथ रोली के दोनों तरफ सोफे पर टिकाकर उसके ऊपर हल्का सा झुककर बोला, तुम चाहो तो तुम भी उसकी तरह मुझे गुड मॉर्निंग विश कर सकती हो। अक्षत के अपने ऊपर झुकते ही रोली का दिल तेजी से धड़क उठा और वो झट से अपनी चादर सिर तक ओढ़कर लेट गई और अक्षत की तरफ बैक करके करवट ले ली। अक्षत उसके कान के पास मुंह लाकर चादर के बाहर से ही हल्के से बोला, गुड मॉर्निंग मिसेज अग्रवाल, और फिर मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर रोली चादर हटाकर उठ बैठी और बाथरूम की तरफ देखकर हल्के से मुंह में ही गुड मॉर्निंग बोलकर मुस्कुरा दी। अचानक अक्षत ने दरवाजा खोलकर उसे देखा और हल्का हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं मिसेज अग्रवाल, आज दूर से ही सही। वैसे तो तुम्हारी इस खूबसूरत स्माइल को देख कर ही मेरी मॉर्निंग गुड हो गई। रोली अक्षत की यह बात सुनकर शर्माकर वापस चादर से मुंह ढककर लेट गई और अक्षत के कमरे से जाने के बाद ही उठी। शावर लेने के बाद दादी के साथ सुबह की आरती करके वह किचन में आकर नाश्ते के लिए महाराज जी की मदद करने लगी। अनीस और बंस स्विमिंग के लिए गए हुए थे। उन्हें काफ़ी देर हो गई थी, तो रोली उन दोनों को शावर लेने के लिए बुलाने जाने लगी। तभी मीरा, जो कि घर की साफ सफाई में लगी थी, आकर बोली, भाभी, वो भैया जी ने अपने लिए प्रोटीन शेक
और उस छिपकली के लिए नींबू पानी मंगवाया है। कहाँ हैं दोनों? स्विमिंग पूल की तरफ। ठीक है, तू सफाई कर, मैं अंशु बंसु को बुलाने उधर ही जा रही हूँ। मैं ले जाऊंगी। रोली प्रोटीन शेक और नींबू पानी लेकर पूल एरिया की तरफ पहुंची तो देखा तान्या और अक्षत भी वहां स्विमिंग कर रहे थे। रोली को देखकर अनीस और बंस खुश होकर बोले, भाभी आप भी आओ ना हमारे साथ स्विमिंग करने। नहीं बाबा, मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे डर लगता है, लेकिन तुम दोनों अब बाहर निकलो, बहुत देर हो गई है, ज़्यादा देर पानी में रहोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी बस 5 मिनट और, बंस जिद करते हुए बोला। तभी वह पास ही टेबल पर रखा अक्षत का मोबाइल रिंग हुआ। अक्षत पूल से निकलकर टॉवल लपेटते हुए फोन अटेंड करके बात करने लगा। आपका शेक, कहते रोली ने प्रोटीन शेक और नींबू पानी गिलास वही टेबल पर रख दिया और अनीस और बंस को निकालने के लिए स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ चली। चलो अब 5 मिनट हो गए, निकलो दोनों बाहर। रोली की बात सुनकर अनीस और बंस मुंह बनाकर ठुनकते हुए बाहर निकल आए। दूसरी साइड से तान्या भी उसी समय पूल से बाहर निकली और रोली को पूल में गिराने के इरादे से जरा झुकने का बहाना सा करते हुए अपनी कमर और कंधे से रोली को पीछे से पूल की तरफ हल्के से पुश कर दिया। रोली इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो छपा की आवाज के साथ पूल में जा गिरी। शिट! अक्षत फोन पर बात तो कर रहा था पर उसकी नज़र रोली पर ही थी। एक्टिविटी उसने तान्या की भी देख ली थी। फोन और टॉवल टेबल पर फेंकते हुए तेजी से स्विमिंग पूल की तरफ भागा। बस रोली को गिरते देखकर घबरा गया था, लेकिन अनीस रोली के पीछे कूद पड़ा। उसने तैरकर पानी के अंदर रोली के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। इतने में अक्षत भी आ गया और रोली को एक बांह से खुद से चिपटाकर तैरते हुए बाहर ले आया और फ्लोर पर बिठा दिया। तान्या भी वहां आ गई और उसके पास बैठकर एक्टिंग करते हुए बोली, आर यू ओके? जब स्विमिंग नहीं आती तो पूल के पास नहीं आना चाहिए था ना। रोली घबराई और सहमी सी तेज तेज सांसें ले रही थी। अक्षत का दिल किया उसे अपने सीने से लगा ले, लेकिन तान्या कुछ गलत ना समझ ले, इस वजह से वह उल्टा रोली पर चिल्ला पड़ा, यू इडियट! पूल के पास क्यों आई थी जब स्विमिंग नहीं आती? एक नंबर की बेवकूफ़ हो तुम। असलियत में तो वह भी रोली के लिए घबरा गया था। ऐसे समय पर अक्षत की डांट सुनकर डरी सहमी सी रोली की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह उठकर अपने रूम की तरफ दौड़ पड़ी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।